वहीं दूसरी तरफ अद्विका जाने क्यों अद्वैत को एक बार देखना चाहती थी कि वो ठीक तो है ना, क्योंकि रितेश के बताए अनुसार अद्वैत की हालत बहुत खराब थी। वो तो काफ़ी देर तक उसके घर के आगे रुकी भी थी, पर बीच में सजना का कॉल आ गया, तब उसे जाना पड़ा। सुहाना को डॉक्टर के पास ले जाना था। सजना अपने किसी इवेंट का वेन्यू देखने गई थी, इसलिए अद्विका को यह काम देकर गई थी। क्या हुआ, तेरा मूड ठीक नहीं लग रहा? लंबी चुप्पी के बाद सुहाना ने पूछ ही लिया। कुछ नहीं, वो मूड में नहीं थी। ये कुछ नहीं ना, बहुत कुछ छुपाता है। बता। वो मानने वाली थोड़ी थी। अरे यार, ये सब ना इस बेईमान मौसम की वजह से हुआ है। वो जैसे इंतजार में थी। सुहाना आसमान देखने लगी, जो अब तक काफी साफ हो चुका था। कैसे? उसने पूछा। सुबह कैसे बाहर से हालात थे, और अब देख इसे। वो मुंह बनाकर बोली। हुआ क्या? वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, तो अद्विका ने सारी बात कह सुनाई। अद्वैत अस्थाना बीमार भी पड़ता है क्या? वो हंसते हुए बोली। मतलब? अद्विका समझ ही नहीं पाई। मतलब यह कि तुझे उसकी फिक्र हो रही है। वो उसके चेहरे पर नजर गड़ाई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस वो नजर चुरा रही थी। तो कैसा है? हम्म। भला मुझे क्या मतलब उससे? वो तो रितेश सर ने बोला, उस हिसाब से मुझे ज़्यादा ही लगा। कोई ना, छोड़। मैं ऑफिस जाकर पता कर लूँगी। वो बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। हाँ। वो कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगी। अद्विका उसे चेक करवाकर घर छोड़कर सीधे ऑफिस चली गई थी। वहां जाकर वो अद्वैत के केबिन में गई, जो खाली था। वो बाहर आकर किसी से पूछती कि इतने में रितेश आ चुका था। वो भी अद्विका का ही इंतजार कर रहा था। अरे तुम, इतना लेट कैसे? वो उसे देखकर बोला। सर, वो अब ठीक है। आज नहीं आएंगे। ओह। सुनकर उसे बुरा सा लगा। थैंक्स टू यू। अगर तुम टाइम पर ना आती तो। अरे नहीं सर, कोई कैसा भी हो, मेडिकल इमरजेंसी में तो कोई दुश्मन भी हेल्प कर दे। फिर वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। एहसास होने पर चुप हुई। सॉरी। वो इट्स ओके। बट सर इतने बुरे भी नहीं हैं। इनफैक्ट जैसा खुद को दिखाते हैं वैसे तो बिल्कुल नहीं। हाँ, डबल पर्सनालिटी है, सभी जानते हैं। वो बड़बड़ाई। कुछ कहा तुमने? रितेश बोला और अपने काम में लग गया। अद्विका भी वहां से चली गई। आज जाने क्या हुआ, जो चाह कर भी मन नहीं लग रहा था। कुछ खराब सा महसूस हो रहा था। फिर भी वो बेमन से काम करने लगी। उसने अद्वैत को दिखाने के लिए पूरा प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया था, ताकि कल उसके आते ही वो उसे दिखा सके। शाम तक काम खत्म करके वो लौटने वाली थी कि एग्जिट गेट पर बाहर ही समीर अद्विका के आने की राह देख रहा था। अद्विका समझ नहीं पाई, क्योंकि आजकल उसका बिहेव वो समझ नहीं पा रही थी। जाने कौन सी फीलिंग लिए वो उसे देखता रहता था। उसकी अजीब नज़रें उसे पूरा दिन अपने ऊपर महसूस हुआ करती थी। दोपहर में भी कॉफ़ी देने के बहाने वो उसके पास जाने की कोशिश करता था, पर अद्विका उसे भाव ही नहीं देती थी। आज शाम को घर छोड़ने के बहाने वो एक ही लिफ्ट में उसके साथ गया था, फिर जानबूझकर गलत फ्लोर पर लिफ्ट क्लिक की और उसे देखने लगा। अद्विका को ये खलने लगा था। वो अपना टॉप ठीक करने लगी, तभी समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और अजीब सी टोन में बोला। यू लुकिंग गॉर्जियस। अद्विका की छठी इंद्री सचेत हो गई थी। आज समीर का लहजा बदला सा था। वो उसे कुछ कह पाती, तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया और बाकी के लोग उसमें चढ़ गए, तो अद्विका ने उससे दूरी बना ली। वो घर पहुंचते पहुंचते तो ये भूल भी गई थी, पर घर जाकर पता चला कि सजना अब तक लौटी नहीं थी। फ़ोन ट्राई किया तो स्विच ऑफ आ रहा था। अब उन दोनों को टेंशन होने लगी, क्योंकि वो ऐसा नहीं करती थी। एटलीस्ट लेट होने पर इन्फॉर्म तो करती ही थी। यार, वो कहाँ रह गई? सुहाना जो शाम को चलने की प्रैक्टिस करने के लिए वॉक पर निकलती थी, वो वहीं एंट्री गेट पर उसका इंतजार कर रही थी। अद्विका चेंज करने गई थी। लौटते ही सुहाना को बताने वाली थी कि इतने में रितेश की गाड़ी आती दिखी। वो हैरान थी कि वो इस वक्त यहाँ कैसे। वो पूछती, उससे पहले ही बगल वाली सीट पर सजना को देखा। सुहाना चेयर पर ही बैठी थी। हेलो। रितेश गाड़ी से निकलकर बोला, तो अद्विका मुस्कुरा दी। सर आप? उसने पूछा। अरे, कॉल मी रितेश, ये ऑफिस नहीं है। वो हंस दिया। सुहाना की नज़र उस पर अटक गई। अरे, वो मैं वेन्यू देखकर आ ही रही थी कि कोई कैब नहीं मिली।
तब ये पास से गुजर रहे थे। मैंने तो इनको पहचाना भी नहीं, बट इन्हें याद था। संजना ने बताया। हाँ, मुझे चेहरे याद रहते हैं। रितेश सुहाना को देखकर बोला। थैंक यू सर, माय प्लेजर। आप कैसी हैं अब वो सुहाना से पूछ ही बैठा। जी मैं ठीक हूँ। सुहाना को अजीब लगा, पता नहीं, पर एक झिझक थी उसमें। अदोका कुछ कुछ समझ रही थी। कहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है आपका? सिटी हॉस्पिटल। क्यों? आई मीन काफ़ी वक्त हो गया है। और आप? नो, आई एम फाइन। ये लीजिए, यहाँ जाकर आइएगा कल। वो कार्ड आगे करते हुए बोला। ये क्या है? मेरा फ्रेंड है, आपको जल्दी ठीक कर देगा। रितेश की फिक्र कुछ और ही बयान कर रही थी, जो सबको नजर आ रही थी। सुहाना जेब गई और जाने लगी। सन्ना उसकी चलने में मदद करने लगी। रख लीजिए, वो आगे बढ़कर कार्ड हाथों में थमाकर ही माना। सुहाना शुक्रिया अदा करती चली गई। सर कैसे हैं आप? अदोका पूछ बैठी। वो ठीक हैं, उनके पास ही जा रहा हूँ। कोई काम? वो उसे टेढ़ी नज़र से देखकर बोला। नहीं, मुझे क्या काम होगा, बस पूछ लिया। वो संभालती हुई बोली और तुरंत वहाँ से निकल गई। वो बिना बात का कोई इशारा नहीं देना चाहती थी। वो बीमार था, इसलिए इंसानियत के नाते वो पूछ बैठी थी। इसके आगे कुछ था भी तो नहीं। कुछ देर खड़े रहने के बाद रितेश भी मुस्कुराता हुआ चल दिया। मैं ठीक ही हूँ, आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आज की डिटेल्स मेल करो राइट नाउ। रितेश गाड़ी घुमाने ही वाला था कि अद्वैत का आकड़ भरा मैसेज देखकर सिर पीट लिया। इनका कुछ नहीं हो सकता, और अपने घर चला गया। अगले दिन अद्विका जल्दी तैयार हो गई। वो निकलते हुए सुहाना को छेड़ते हुए बोली, जाकर आ जाइएगा प्लीज़। हाँ। सुहाना मुँह फाड़े उसे देखती रही। वो कुछ समझ नहीं पाई थी, तो संजना ने उसके सामने रात वाला रितेश का दिया कार्ड रख दिया, जिसे देखकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम दोनों की तो, सुहाना बुरी तरह झेप गई। वो कुछ कहती उससे पहले वे दोनों निकल चुकी थी। पीछे वो कार्ड देखकर रितेश का बिहेव याद करके खुद ही मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ आज ऑफिस सिर्फ पंचुअल नजर आ रहा था। अद्वैत जैसे ही अपने केबिन में जाती, उसके पहले अद्वैत सामने आता दिखा। रॉयल ब्लू कलर के फॉर्मल सूट में आज वो कहर बरपा रहा था। चेहरे पर चढ़े काले सनग्लासेस उसे और भी रॉयल लुक दे रहे थे। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो कल बीमार था। उसे कोई भी मौसम, कोई भी भाव, कोई भी चीज छू भी नहीं पाती थी। वो हरदम एक सा ही रहता था, भावनाओं से हटकर, हमेशा निर्विकार। जाने कैसे कर लेता था वो ऐसे। सब उसकी खैरियत पूछ रहे थे और अद्विका उसे देख रही थी। अद्वैत अब काफी पास आ गया था। तब उसे एहसास हुआ कि वो कब से उसे घूरे जा रही थी। वो खुद को संभालती हुई बोली, गुड मॉर्निंग सर। आप? वो बीच में ही कड़वाहट बोलने लगा। आई एम एक्चुअली फाइन। मुझे किसी की कसर नहीं चाहिए। मुझे आज सबके आइडियाज सुनने हैं। वो अकड़ में बोला और कैबिन में घुस गया। अधिका अपमान का घूंट पीकर रह गई। वो ही पागल थी जो पत्थर को मोम समझने की भूल कर बैठी। वैसे कल रितेश का सिर खाए जा रही थी, सिर्फ उस अकड़ू की खैरियत जानने के लिए, जिसे किसी की जरूरत ही नहीं थी। उसका सुबह सुबह ही मूड पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था जैसे वो अद्वैत को भर भर के सुनाए, पर यह मुमकिन कहाँ था। तो वह मन महसूस कर मीटिंग रूम में तैयारी करने चली गई। कुछ ही देर में सब मीटिंग रूम में मौजूद हो चुके थे। अद्विका पहले से ही वहीं थी, क्योंकि वो पिछली मीटिंग भूली नहीं थी, जिसमें अद्वैत ने उसे अंदर भी नहीं आने दिया था। आज वो पहले से ही अद्वैत के लिए काफ़ी लेकर आ गई थी, जिसे देखकर रितेश ने चाह कर भी हंस दिया। हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी, मैंने औरतों के लिए और बच्चियों के लिए महिला आश्रम खोलने का डिसाइड किया है, जिसमें विंडोज़, रेप विक्टिम और जो भी ज़रूरतमंद बेनिःशुल्क रहेंगी वहाँ पर। अद्वैत खड़े होकर सबको बताने लगा। अद्विका रितेश से कहने लगी कि ये औरतों के बारे में भी कुछ सोचते हैं क्या? आज पता चला है। हाँ, और भी बहुत कुछ सोचते हैं, वो भी आगे पता चलेगा। बदले में रितेश बोला और सीधा बैठ गया। तो आप ये बताइए कि इससे हमारी कंपनी को क्या मिलेगा? वो खुद ही सबसे ये सवाल पूछने लगा। शुभम, दुनिया दान पुण्य से नहीं चलती। सर, आई थिंक यह आश्रम इन्वेस्टमेंट होगा।
जिसमें हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी कि हमारी फिक्र और सोच कितनी आगे है। मेरे ख्याल से इस तरह से कोई नहीं सोचता होगा, शुभम ने बताया। डैम, तुम लोगों को हो क्या गया है? मुझे रेपुटेशन इंक्रीज करने के लिए ऐसे आश्रम खोल के बैठने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, समझे? वो नॉर्मल रह ही नहीं सकता था। किसी के पास कुछ और है तो बताओ, अद्वैत ने भारी आवाज में कहा। तो सब खामोश हो गए। सर, आपने जो लोकेशन बताई है, वहाँ एक स्कूल भी है जिसके ट्रस्टी बनकर काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। उस स्कूल में आश्रम की पढ़ी लिखी विडोज वहाँ पढ़ा सकती हैं और आश्रम में जो बच्चियाँ हैं वो पढ़ भी सकती हैं। इसमें तो हमारा फायदा होगा ना, रोहन ने सुझाया। नॉट वेरी एग्रेसिव, बट ओके ओके है। अद्वैत फिर भी संतुष्ट नहीं था। एनीवन एल्स? सर, अद्विका जो अब तक चुप खड़ी थी वो बोली। तुम बताओगी? वो उसे घूर कर देखने के बाद बोला। क्यों नहीं, मेरे पास आइडियाज़ हैं। वो आत्मविश्वास से भरी थी। अच्छा, बताओ। ये लीजिए। अद्विका ने एक फाइल बनाकर उसके सामने कर दी थी, जिसमें उसकी मेहनत साफ नजर आ रही थी। एक्सप्लेन इट। अद्वैत उसके काम से प्रभावित तो हो रहा था। अद्विका प्रेजेंटेशन बोर्ड की तरफ गई और मार्कर मुंह में दबाए अपने खुले बाल बांधने लगी। हर किसी का ध्यान उस पर था। वो आकर्षित थी और इस वक्त और भी ज्यादा लग रही थी। कॉर्नर पर बैठा समीर उसे देखता जा रहा था। अद्वैत ने नजर घुमा ली। उसने बोलना शुरू किया। सर, आपके आइडियाज़ के आगे से ही मैंने सोचना शुरू किया। हम आश्रम में ही उन औरतों को उनकी योग्यता के हिसाब से काम शुरू करवाएंगे। जैसे वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो खाने पीने की चीज़ें बनाएंगी जिसे हम अपनी फूड मेकिंग कंपनी में सेल कर सकेंगे। हैंडमेड होने के साथ साथ उनमें आज के वक्त का स्वाद होगा, जो यकीन मानिए आने वाले टाइम में इनविजिबल होता दिख रहा है। इससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होने से सेल बढ़ेगी और मनचाहा प्रॉफिट मिलेगा। सब उसे ध्यान से सुन रहे थे। उसकी बातें वजनदार होने के साथ साथ ध्यान देने वाली भी थीं। एंड सर, उन बच्चियों के लिए? शुभम ने कहा। उस आइडियाज के साथ जा सकेंगे। आश्रम की लेडीज जो आज के ज़माने की पढ़ी लिखी होंगी मगर बेघर होने की वजह से आश्रम में आएंगी, उन्हें हम सुविधाएं मुहैया करवा सकते हैं। वो कैसे? वो भौंवे उठाते हुए पूछने लगा। उन्हें स्कूल में जॉब देंगे। उनके 3 फायदे होंगे। बच्चियों को शिक्षा मिलेगी, इससे वो अपनी इनकम भी कर पाएंगे और स्कूल से प्रॉफिट हमें भी होगा। सर, एक औरत को देने के लिए सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ होती है इज्जत, जो आज हर औरत चाहती है और इसकी हकदार भी है। और हम तो उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर उनका आत्मसम्मान बचाए रखने का भी कदम उठा रहे हैं। अद्वैत, जिन्हें औरतें अपने निजी मसले के हिसाब से पसंद नहीं थीं, वो भी एक बारी सोचने को मजबूर हो गया। अद्विका को बातों में मुनाफा होने के साथ साथ एक अलग सा आकर्षण नजर आ रहा था, जैसे ये सोच आगे बहुत काम आएगी, क्योंकि ऐसा आइडिया उसने कभी नहीं सुना था। हाँ, अगर कोई और ये आइडिया रखता तो अद्वैत उसे गुड कहकर उसका दिन बना सकता था, पर उसके सामने जो लड़की खड़ी थी वो उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वो अद्विका की तारीफ के लहजे में कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि यह उसके असूलों के खिलाफ था। वो बिना बोले ही उठकर चल दिया और पीछे सब उसे जाते देखते रहे, जैसे सबको ऐसा ही कुछ उम्मीद थी उससे। मीटिंग इज ओवर, रितेश के कहने पर सब जाने लगे। वो अद्विका को देखने लगा। उसकी आंखें डबडबा गई थीं, जैसे किसी के पूछने पर वो रो देगी। अद्विका, रितेश ने हिम्मत करके पूछना चाहा। हूँ, आपके बॉस तो सच में पत्थर दिल इंसान निकले। किसी ने इतनी मेहनत से एक प्रोजेक्ट को बनाया, तारीफ के शब्द तो महंगे हैं उनके जुबान के लिए। वे इसके बदले में कुछ कह ना सके। अद्विका जैसे भरी हुई थी वो तो। रितेश चाह कर भी अद्वैत को सही साबित करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था। थकते नहीं हो क्या अपने बॉस की झूठी पैरवी करते? इससे वो और बिफर पड़ी थी। वो बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, रितेश ने कहा। बिल्कुल सही समझ रही हूँ मैं सर। मेरी जगह कोई और ये आइडिया रखता तो उसे शायद स्वीकारा जाता। नहीं, बदले में उसे तो प्रमोशन भी मिलता। ये मेरा आइडिया था, जो बोलकर मैंने गलती कर दी। अद्विका लगभग रुआंसी हो गई थी। उसे लगता था कि कोई कितना भी खड़ूस क्यों ना हो, अपनी कंपनी को लेकर वो प्रोफेशनल होगा ना। पर यह तो बिल्कुल उलट था। अद्वैत सच में पत्थर था। जाने कौन सी बात
कौन सा जज्बात उसे पिघला पाने में सक्षम होगा, या पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ बनी ही नहीं होगी। वो गुस्से में टेबल पर हाथ झटक कर जाने लगी। पीछे वहाँ रखी फाइल हाथ लगने से डस्टबिन के अंदर जा गिरी, जो यह बता रही थी कि उसकी यूनिक आइडिया और उसकी सोच की जगह अद्वैत की नज़र में कहाँ थी। वहीं रितेश खामोश सा उसे जाते देखता रह गया। वो भी कहाँ कुछ नहीं कर पाया था। अद्विका बेहद नाजुक दिल वाली लड़की थी। उसे अद्वैत का रवैया सूल की तरह चुभता था। वो खुद मोम सी कोमल थी, सिर्फ पिघलना उसकी फितरत थी। अब उसका वास्ता पत्थर जैसे अद्वैत से पड़ा, जो पिघलना तो दूर हर चीज़ से बेअसर था। वो उसमें अपना वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहती थी। प्रोजेक्ट वाली बात से वो परेशान होकर हाफ डे की लीव लेकर बीच में ही चली गई थी। उसे पता था कि पूरे दिन वो उसके सामने रहा तो कोई ना कोई बड़ा झगड़ा कर बैठेगी। रितेश अद्वैत के केबिन में गया और जाते ही बरस पड़ा। जानबूझकर करते हैं ना ये आप? अद्वैत उसे हैरानी से देखकर समझने लगा कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। आप जानते हैं सर, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? वो उसके सामने बेधड़क बोल सकता था। मुझे नहीं पता, अद्वैत फाइल में झांक कर लगभग नज़रअंदाज करता हुआ बोला। अद्विका, स्टॉप, मुझे आगे कुछ नहीं सुनना है। तुम उसके लिए कुछ ज़्यादा ही तरफदारी नहीं करने लगे क्या आजकल? वो उसका जिक्र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सर, मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है। रितेश चुप हो गया। हे, कौन वो साधारण सी लड़की? सर, आप गलती कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका, वो साधारण बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कौन सी खासियत देख ली तुमने उसमें? सर, आज का प्रोजेक्ट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, रितेश ने कहा तो अद्वैत खामोश था। आप खुद भी जानते हैं कि वो काबिले तारीफ था। चलिए छोड़िए, तारीफ ना सही, मगर कुछ तो कहते। वो उम्मीद में बैठी थी। हाँ, प्रोजेक्ट अच्छा था, वो अपने अहंकार को साथ में रखकर बोला। अभी अच्छा, आउटस्टैंडिंग था। किसी ने बताया आपको वैसा? उसने 2 दिन में तैयार किया था, जबकि उसका काम था भी नहीं। तो अपने काम से काम रखे ना। सर, काम तो उसका आपके घर डॉक्टर लेके जाने का भी नहीं था, पर लाई ना वो। रितेश के मुंह से ना चाहकर भी बात निकल गई। एक्सक्यूज मी, से इट अगेन। अद्वैत अपनी जगह खड़ा हो गया। कुछ नहीं, जाने दीजिए सर। वो जाने लगा। अपनी बात पूरी करो। इट्स माई ऑर्डर। अद्वैत का हुक्म सुनकर रितेश ने पलटकर सारी बात बता दी कि कैसे वो बड़ी मुश्किल से डॉक्टर को उनके घर लाई थी। आज वो ठीक ठाक खड़ा है, वो अद्विका की बदौलत ही था। दैट्स इट सर, कुछ ज़्यादा हो गया तो आई एम सॉरी। रितेश फटाफट निकल गया। उसे मालूम था कि अगर वो अगले 2 मिनट भी यहाँ रुका तो अद्वैत जाने क्या करे। अद्वैत सोच कर ही गुस्से से भर गया। उसकी दिमागी नसें तनने लगी थीं, यह सोचकर कि अद्विका ने उस पर एहसान कर दिया था। उसकी सांसें जो वो इस पर ले रहा था, वो उसके एहसान की थीं। वो अद्वैत आस्थाना था, जो किसी की मदद का मोहताज नहीं था। अद्विका की जुर्रत कैसे हुई उस पर ऐसा खामोश एहसान करने की, फिर बिल्कुल भी जाहिर न करने की? इसका इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए, मिस। वो भी सूद समेत। अद्वैत ने कुछ सोचते हुए कहा, फिर फ़ोन पर बात करते हुए बाहर की तरफ निकल गया। जाते हुए उसने रोहन पर ससरी निगाह जरूर डाली थी और मन ही मन सोचने लगा, इसकी जड़ यही तो था। जब मैं बेहोशी से जगा तब ये सामने था। मेरे शक को सच का नाम इसी ने दिया था। कितने चमचे भरे पड़े हैं मेरे ही आसपास। वो चश्मा चढ़ाकर फौरन वहाँ से निकल गया और रोहन सहम कर खड़ा हो गया। वो अद्वैत के खौफ से पहले से वाकिफ था। अगली रोज़ जब वो उससे मिली, वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। वो हर बारी उसकी नज़र से नीचे गिरता जा रहा था। इस इंसिडेंट के बाद तो उसने कसम ही ले ली थी कि आगे से अपना दिमाग उस खड़ूस के लिए तो बिल्कुल नहीं चलाएगी, बस अपने काम से काम रखेगी। वो ऑफिस पहुंचकर अपने केबिन में जाकर बैठ गई। तभी रितेश आ चुका था। अद्विका, आज सर के साथ एक मीटिंग में जाना है तुम्हें, उसने जैसे बम फोड़ा। मैं क्यों? वो अजीब सी शक्ल बनाकर बोली। क्यों नहीं, सेक्रेटरी बॉस के साथ ही जाती है, क्योंकि वो उसके शेड्यूल के बारे में अच्छी तरह से जानती है। मैं चला जाता, बट मुझे यहाँ देखना होगा। पर सर, 12 o'clock डन, रितेश कहता हुआ चल दिया।
वहीं अद्विका पैर पटकती रह गई। जाने के पहले अद्वैत ने एक मीटिंग रखी जिसमें उसे अपना फैसला बताना था कि वो किस आइडिया के साथ जाएगा। यस, ए आश्रम प्लस स्कूल वाला आइडिया, आई थिंक इट वर्क्स, अद्वैत अंदर से ही बोला। तो अद्विका उसे देखती रह गई। उसने उसका आइडिया चुन लिया था, मगर अकड़ ऐसी कि उसने ये कहते हुए उसे देखा तक नहीं था। फिर भी वो अपनी तारीफ के इंतजार में ही थी कि अद्वैत ने अपनी कड़वी जुबान खोल ली। शुभम, गुड जॉब, अद्वैत ने कहा तो वो भौचक्की सी रह गई। हद है, मतलब कैसे कर लेते हैं आप ये? वो मनी मन उसे गालियां देने लगी। शुभम, जिसे यकीन ही नहीं था, खड़ा होकर बोला, बट सर, आइडिया अद्विका का था। बट पहले तुमने बताया था ना। सर, यह तो सच में ज़्यादा हो रहा है। रितेश उसे घूरकर देखते हुए सोचने लगा। यस, देन प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। अद्वैत सबको उनका काम बताने लगा। तभी अद्विका दंदनाती हुई बाहर निकल गई। पीछे उसे यूं जाते देख अद्वैत के चेहरे पर सातिर विजयी मुस्कान तैर गई। अद्विका ने बाहर आते ही सजना और सुहाना को इन्फॉर्म कर दिया था कि उसे मीटिंग के लिए अद्वैत के साथ बाहर जाना था। वो ये दोपहर को ही निकलने वाले थे। तभी समीर उसके पास आया। यार, ये तो कमाल कर दिया तुमने तो। क्या किया मैंने? यार, वो आइडिया, वो तो शुभम का था ना, वो तंज कसने के लहजे में बोली। कम ऑन यार, सबको दिखता है। वो बॉस जानबूझकर कहता है। बॉस नहीं, अकड़ू खड़ूस अड़ियल कहीं का। ऐसे 100 इंसान खत्म हुए होंगे, तब जाके एक ऐसा नमूना बनाया होगा भगवान ने। वो नफरत से भरी हुई बोली। नहीं, मुझे लगता है बनाया नहीं। मुझे लगता है अपने आप ही लॉन्च हुआ होगा, क्योंकि उसके जैसा और कोई होना तो इम्पॉसिबल के करीब ही है। वो गुस्से में लगातार उसकी तारीफ किए ही जा रही थी। अरे मतलब, अब ज़्यादा हो रहा है यार। समीर जो आराम से सुन रहा था, अचानक उसका लहजा बदल गया। क्या हो गया? तू क्यों साइड ले रहा है? तुझ पर कभी जुल्म नहीं किए क्या उसने? अद्विका, समीर दबी आवाज़ में उसे पीछे की तरफ इशारा करके बताना चाहता था, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं थी जैसे। क्या अद्विका, मुझे बोलने दे आज तो। मतलब गिरीट को भी उसके सामने सुसाइड करना पड़ जाए। इतना रंग बदलता है वो, घमंडी गिरगिट। जुबान खर्च हो रही थी मेरी तारीफ करते। जिद्दी अड़ियल। अरे नहीं, खुद की लंबी सी नाक बीच में आ रही होगी ना। अद्विका बड़बड़ाती हुई पीछे मुड़ी तो जीभ पेट में चली गई। अद्वैत पैंट की जेब में हाथ डाले उसके पीछे ही खड़ा था और उसकी शक्ल से साफ पता चल रहा था कि वो अपनी पूरी तारीफ सुन भी चुका था। अद्विका ने उसे देखा तो जैसे खड़ी थी वैसे ही रह गई। उसकी उंगली उसके नाक पर ही थी और साफ पता चल रहा था कि वो अद्वैत की तारीफों के कसीदे पढ़े जा रही थी। यूं तो अधिका बेवाक थी। वो पीछे तो जो मुंह में आए कह सकती थी। अलबत्ता वो तो मुंह पर भी कहने की हिम्मत रखती थी। पर आज अद्वैत को देखकर ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो मैं अद्विका सुन पड़ गई। अद्वैत बिना उसे देखकर ही बोला, अभी निकलना है, कहा और फौरन वहाँ से निकल गया। वे दोनों किसी मीटिंग के लिए निकले थे। अगस्त का महीना लगा ही था। बारिश जब चाहे बरस जाती थी। अद्विका के कहने पर अद्वैत ने शॉर्टकट लिया, जिसमें वो फंस गए। जाम बहुत था, तो नतीजन वे वहीं किसी संकरी गली में फंस गए, जिसे देखकर अद्वैत अपना आपा खो बैठा था। उसे तो पहले से ही अद्विका को साथ ले जाने में मौत आ रही थी। वो तो अद्विका उसकी सेक्रेटरी थी। उसकी हर फाइल की डिटेल्स वही मैनेज करती थी। इसलिए रितेश ने ही उसे साथ ले जाना सुझाया था, वरना वो उसे कभी ना लाता। वो स्टीयरिंग पर हाथ मारकर जोर से बोला, डैम। अद्विका जो खिड़की से बाहर देख रही थी, उसे घूर कर बोला, यू नो, तुम्हारा नाम जो भी है, वो ना होकर प्रॉब्लम होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, अब मैंने क्या किया? अद्विका सीधे बैठकर बोली, भाई, बारिश पर मेरा कंट्रोल थोड़ी है। सावन चल रहा है, बारिश तो होगी ही। और फिर आप तो द ग्रेट अद्वैत अस्थाना है, आपका कंट्रोल नहीं बरसात पर। फिर हम जैसे तुझ प्राणी तो बोले ही क्या। वो मुंह फेर कर बैठ गई। हाँ, इस पर तो जिसका है वो भी कुछ नहीं कर सकता। यू, मुझे नफरत है बारिश से। वो गाड़ी से निकलने के नाम पर ही बोला। मुझे मोहब्बत है, अद्विका बेबाकी से बोली तो अद्वैत की आंखें उस पर उड़ गई। अद्विका जल्दी से बोली, बरसात से। बरसात जिंदगी की तरह होती है। पहले पहल तो अच्छी लगती है,
मगर फिर नफरत करवा देती है। बारिश में भीगे नहीं हो लगता है कभी, वो खिड़की से बाहर हाथ लहराकर बोली। और लगता है तुम प्यार व्यार के लफड़े में पड़ी हो कभी, वो उसे टेढ़ी नज़र से देखकर बोला। क्या मतलब? मतलब ऐसे सिलसिले लोगों को ही बरसात से मोहब्बत होती है, जो एक बार पहले मोहब्बत में बर्बाद हो चुके हों। सुनकर अद्विका खामोश रह गई। उसके जीवन में प्यार कभी आया ही कहा था, आया भी तो रहा ही कब था। वो सोचकर बोली, और आपको कभी जिंदगी में प्यार? शट अप, तुम्हें पूछने का हक नहीं है। वो दोबारा अपने रवैये में लौट आया था। प्यार तबाही है, बर्बादी का दूसरा नाम है। इसे जो कोई कर ले, वो काम का बंदा भी बेकाम हो जाए। अद्वैत बेइंतहा नफरत से बोला। उसे अतीत की यादों ने अपने साथ एक बार फिर घसीटा था शायद। यहाँ मोहब्बत नफरत पर डिटेल नहीं चल रहा। आई थिंक हमें यहाँ से निकलने के लिए कुछ सोचना चाहिए। अद्विका बात हाथ से निकलते देख बोली। हमें नहीं, मुझे मुझे पता है क्या करना है, अद्वैत ने कहा और पीछे देखने लगा। रितेश चमचमाती सफेद ऑडी कार लेकर आता दिखा। अद्वैत ने उसे पहले ही मैसेज कर दिया था। वो जानता था अद्विका मुसीबत का दूसरा नाम थी। उसके साथ होने से कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी तय थी। आप तो एस्ट्रोलॉजर निकले। मैं अद्वैत अस्थाना हूँ, अद्वैत बोला और अपने कीचड़ से सने जूते गाड़ी में बैठने से पहले उतारकर फेंकने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? वो उसके पीछे जाती हुई बोली। मैं गद्दी को अपने साथ नहीं रख सकता। वो तब तक जूते उतारकर फेंक चुका था। पर इन्हें दोबारा काम में लिया जा सकता है। गुड, तुम इन्हें काम में क्यों नहीं ले लेती? आई नो थोड़ा साइज इशू होगा, बट तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की के लिए ये मैटर नहीं करेगा। इनफैक्ट अपने भाई को दे देना, वो बोला और तेजी से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने लगा। एक्सक्यूज़ मी सर, ये कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं आप? अद्विका कमर पर दोनों हाथ रखे उसे आंखें सिकोड़े देखती रही। वो अद्वैत की इस बात पर उसे दिन भर का सुनाकर कोटा पूरा करना चाहती थी, पर रितेश बीच में बोल गया। सर, रितेश जानता था कि इस तरह तो उन दोनों का झगड़ा बढ़ता जाएगा। अभी वो बात खत्म करके अद्विका को भी साथ ले जाने के लिए बोलना चाह रहा था, पर अद्वैत सुनता था। चलो रितेश, मुझे ऑलरेडी देर हो चुकी है। अब तो कॉन्फ्रेंस पर ही मीटिंग पॉसिबल हो पाएगी, और तुम अपना इंतजाम करके आ जाना। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वो बोला और गाड़ी में बैठकर चल दिया। पीछे कीचड़ के छींटे उसकी येलो प्लाजो ड्रेस को पूरा गंदा कर चुके थे। अद्विका, जो अब तक बेहद घिन से भर चुकी थी, चीख कर बोली, अद्वैत अस्थाना, आज रक्षाबंधन है। और अद्विका राखी पकड़े किन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। गुजरे वक्त में किस तरह वो अपने भाई के साथ राखी का त्यौहार मनाया करती थी। भाई कहने को ही चचेरा था। उसने खुद ने तो कभी रिया और अद्विका में फ़र्क नहीं किया था। ये तो चाची की जलन ही थी जो उन्हें अलग कर गई, वरना उसका भाई उससे यूं दूरी नहीं बनाए रखता। मगर अब जब वो सोचती है तो पाती है कि क्या रिश्ते किसी के कहने भर से ख़त्म हो जाया करते हैं? क्या रिश्तों में बहकावे या किसी बातों का इतना असर होता है? क्या कोई रिश्ता शब्दों का मोहताज होता है? जवाब उसे खुद में ही मिल जाता कि नहीं, कोई तब तक आपके बीच दूरियां नहीं ला पाता जब तक वो दूरियां आप में शामिल ना हो। अगर दूरी आ ही गई तो मतलब वो कहीं ना कहीं आप में भी थी। तो क्या मतलब ऋतिक सच में उससे खपा था? होगा भी। अतुका हर राखी पर खामोश हो जाती थी, क्योंकि उसके पास यही सवाल हर राखी पर होते, मगर इनके जवाब वो खोज नहीं पाई थी। ना ही ऋतिक ने कोई जवाब दिया था। वो हर साल ऋतिक के पते पर राखी पोस्ट किया करती थी, पर शायद वो वहाँ पहुँचती ही ना हो, या पता ही बदल गया हो। रिश्ता के लिए हमेशा से तरसी थी वो। उसमें जाने कितनी शिद्दत थी हर रिश्ते में निभाने की, साथ ले चलने की, पर उसे सामने से नाकामी ही मिली थी। तो इस बार उसने भी ये कोशिश छोड़ दी थी, क्योंकि मनाया उसे जाता है जो आपकी गलती के चलते आपसे रूठा हो। यहाँ तो ना गलती अद्विका की थी और ना ही ऋतिक रूठा था। अद्विका ने आंखों की कोर साफ करते हुए राखी वापस रख दी। पीछे संजना सुहाना उसे देख रही थी। वो पीछे से होकर उसे गले लगाकर उसे चुप करवाने के बजाय उसे रोने का बहाना देने लगी। चुप करो यार, रक्षाबंधन पर कोई रोता है क्या? संजना ने यह बात भी रोते हुए कही थी। हाँ और नहीं तो क्या, यह संजू भी ना। सुहाना बोली,
तो संजना देखती रह गई। और ये किसने कहा कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई का त्योहार है? इसे बहनें भी मनाती हैं। मेरे बांध दे वो राखी। संजना हाथ आगे करके बोली तो सुहाना ने भी अपनी कलाई बढ़ा ली। मेरे भी। अधुका के रुक चुके आंसू उनके स्नेह को देखकर फिर बह चले थे। जिंदगी जिन्हें भाई बहन नहीं देती उन्हें अच्छे दोस्त बनाकर भेज देती है, ताकि यह रिश्ता हमेशा कायम रहे। थैंक्स टू बोथ ऑफ यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। अधुका ने उनकी कलाई पर राखी सजा दी तो उन दोनों ने भी पीछे हाथ में छिपाई राखी उसके बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मना लिया। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा पुरानी फोटोज का एल्बम देख रहा था, जिसमें उसकी बहन राखी बांधने से पहले तोहफे की फरमाइश कर रही थी। और अगली ही तस्वीर में रुखसत मिलने पर उसकी कलाई पर राजा भैया वाली बड़ी सी फूलों की राखी उसके बांध रही थी। अद्वैत को आज भी याद था कि उसे कितनी चिढ़ती ऐसी राखी से, जो उसके हाथ को पूरा ढक देती थी। वो गुस्सा होकर कहता भी था कि उसे ऐसी राखी ना बांधे, उसका मजाक उड़ाते थे फिर सब स्कूल में। पर अंशिका तो जानबूझकर उसके लिए यही लाया करती थी। उसे मजा आता था उसे सताने में। अब जब अद्वैत अपनी सूनी कलाई को देखता है तो दिल में हुक सी उठती है। आज वो भरी दुनिया में अकेला और फिर अपने आलीशान से घर में तना था। अंशिका ने प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ना मिलने पर उससे अपने रिश्ते नाते ही खत्म कर दिए थे, जबकि अद्वैत खुद को सही साबित नहीं कर पा रहा था कि उसने ऐसे कोई पेपर्स नहीं बनवाए जिसने उसे उसकी जायदाद से बेदखल किया गया हो। उसने तो हमेशा से ही अपनी बहन को साथ चलने का वादा किया था, वो ये पूरा भी करता। पर वो नकली पेपर्स तो सब उस शैतान का, उफ, वो याद करते ही नफरत से भर उठा था। उसका तन बदन झुलस जाता था, औरतों के प्रति नफरत को हवा दे देता था। उसमें अलग ही आग नजर आती थी जब वो उसके दिमाग में भी आती। मगर फिर अदर सोचता कि क्या यह दुनिया कागजी दस्तावेजों पर चलने वाली थी? हाँ, माना सारी दुनिया तो ऐसी ही थी, पर क्या खून के रिश्ते भी? उसकी खुद की बहन उसे इसलिए छोड़ गई कि अद्वैत ने उसे उसका जमीनी हक नहीं दिया। छी, कैसी सोच थी लोगों की। जबकि उसकी माँ तो उसे कहा करती थी, भाई बहन का रिश्ता तो सब चीज़ों से ऊपर होता है। मगर वो ये भूल गया था कि बहन माँ के रहने तक ही भाई की रहती है। माँ के जाने के बाद उसने अपना हक मांगकर उनके रिश्ते पर सवाल उठा दिया था, जबकि अद्वैत तो हमेशा से रिश्ते संजोने में विश्वास रखता था। पर उस दिन के बाद वो बिल्कुल बदल गया था। यह जान गया था कि सब कुछ पैसों से चलता है। जिसके पास दौलत होगी उसके आगे दुनिया झुकेगी। तब से वो रिश्ते नहीं, पैसे कमाने में खुद को झोंकने लगा। मगर आज बेशुमार दौलत होते हुए भी वो तना ही था। अब उसे क्या कमाने की दरकार रह गई थी, वो कभी समझ ही नहीं पाया था। उसका रिश्तों पर से जैसे भरोसा ही उठ गया था, क्योंकि उसकी जिंदगी में रिश्ते ठहरे ही कहाँ थे। वो उसके हाथों से फिसलते गए, कभी उसकी गलती से तो कभी गलत फहमियों की वजह से। अद्वैत और अधिका दोनों समुद्र के दो अलग अलग किनारे, रेल की पटरियों से जुदा, जमीन आसमान सा अंतर, पर दोनों की जिंदगी की एक सच्चाई समान थी कि दोनों की ही जिंदगियां उलझी हुई थी और रिश्तों से वंचित रही थी। पर अधिका रिश्ते कायम रखने में विश्वास रखती, तो वहीं अद्वैत हर किसी को जाने के लिए रास्ता दिखा दिया करता था। वजह जो भी थी, दोनों की जिंदगी में एक समान ही कमी थी, वो थी रिश्तों की। अद्विका ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। उसे बीच में डांस एकेडमी से होकर जाना था। वो हर साल वहाँ के बच्चों को राखी बांधती थी और बदले में खुद ही उन्हें तोहफे देती थी। उसने जिंदगी में छूटने वाले से लेकर हर बचे रहने वाले हर रिश्ते को उतनी ही तवज्जो दी थी। वो तो उसकी किस्मत ही उससे रूठी थी। खैर, वो बच्चों को बड़े मन से राखी बांधती, क्योंकि सब उसे अद्विका दीदी कहकर बुलाते थे। वहाँ रितेश भी आया हुआ मिला। आप यहाँ? वो उसे देखकर बोली, तुम भी? मैं यहाँ डांस टीचर रह चुकी, भूल गए आप? ओह हाँ, मैं तो आज ही आया था। सर हर साल हर आश्रम में या किसी एकेडमी में बच्चों के लिए खिलौने भिजवाते हैं। इस साल यहाँ आ गया। वो गिफ्ट्स निकालते हुए बोला। रियली? वो जैसे विश्वास ही नहीं कर पाई। हाँ, हर रक्षाबंधन और चिल्ड्रंस डे पर। आपके कहने का मतलब उन्हें बच्चे पसंद है? वो बेयकीनी से बोली। हाँ, इनफैक्ट वो तो। रितेश जल्दी चुप हो गया। उसकी जुबान जाने की अद्विका के सामने चली ही जाती थी।
वो उसे बताना चाहता था कि अद्वैत इंसान बुरा नहीं है, मगर हर बार बता नहीं पाता। अद्विका इशारों से पूछने लगी, कुछ नहीं, चलो यहाँ से, साथ ही में ऑफिस चलते हैं। वो बाहर निकलते हुए बोला, नहीं मैं चली जाऊंगी। चल लो ना, नो प्रॉब्लम। अद्विका इतना इंसिस्ट करने पर तैयार हो गई। वो तुम्हारी रूममेट सुहाना कैसी है अब? वो पूछ बैठा। वो ठीक है। एक बात बताइए, आपको वो पसंद है? वो एक झटके से पूछ बैठी तो रितेश बुरी तरह से झेप गया और तेज ब्रेक लगाकर कहा, नहीं मतलब हाँ नहीं, ऐसा कब बोला मैंने? वो संभलते हुए बोला, तो बार बार उसके लिए इतनी कंसर्न? वो मारने वाली कहाँ थी? तो फिर इसका मतलब तुम भी सर को पसंद? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। पूरी दुनिया में अकाल पड़ा है जो मैं उन्हें, प्लीज। वो आंखें तरेर कर बोली, तो उस दिन उसकी तबीयत के बारे में जानने के लिए इतनी डेस्परेट क्यों थी? अच्छा वो तो, उसे जवाब ही नहीं सूझा था। शुक्र था कि इतने में ऑफिस आ गया और वो जवाब देने से बच गई। वो जल्दी से निकलकर चल दी। पीछे रितेश मुस्कुराता हुआ सोचने लगा, बॉस के रफ लुक पर सब मर मिटती हैं। तुम्हें भी वो चीज़ जल्द देखने को मिलेगी। इनफैक्ट तुम तो पहली हो जो बॉस की टक्कर की है। लेट्स वेट एंड वॉच। वो गाड़ी पार्क करने चला गया। अद्विका जैसे ही ऑफिस में गई, उसे समीर दिखा। वो उससे छुप रहा था। ये जानने के लिए वो उसके पास गई, तभी अद्वैत ने उन्हें देख लिया था। वो अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। आज इसे क्या हुआ? ऐसे तो चिपकू बना फिरता है। वो बड़बड़ाई, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसे भाग क्यों रहे हो? वो आज राखी है ना? वो बुरी तरह से हंसी। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुम्हें अपना भाई बनाऊंगी? वो खामोश खड़ा था। मेरी नज़र में रिश्तों के लिबास बदले नहीं जाते, और तू दोस्त है तो वही ठीक है। ऐसे लड़कियां सबके रिश्ते बदलकर भाई नहीं बनाती सबको। और तेरी हरकतों की वजह से तुझे दोस्त भी ना कहूँ। वो तो मैं अब यहाँ किसी से बैठ नहीं रखना चाहती, इसलिए चुप हूँ। वो मन ही मन सोचने लगी। उसे समीर की हरकतें याद थी। वो उसके पास रहने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उस जैसे इंसान को दोस्त कहना मुश्किल था। उसे भाई बनाना तो सपने सी बात थी। पीछे समीर शर्मिंदगी और गुस्से के भाव लिए उसे देखता रहा। वो हर बार उसकी उम्मीद से परे साबित होती थी। उसे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड भी रह चुकी थी, मगर सब उसके अनुसार ही चली थी। यह अद्विका ही थी जो दोस्ती से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती थी। उसे उस पर अब गुस्सा आने लगा था। अद्विका अपने केबिन में जाती, उसके पहले अद्वैत ने उसे अपने केबिन में बुलाया। मे आई कम इन? वो आंखें चढ़ाती हुई औपचारिकता से बोली। वो बीते दिन की बात भूली नहीं थी। कैसे अद्वैत उसे बीच रास्ते छोड़कर चला गया था, फिर कितनी मुश्किल से वो घर तक पहुंची थी। बदतमीज, बेफिक्र इंसान। ये लो। अद्वैत ने एक पेपर उसके सामने रखा। ये क्या है? रीड इट। अद्वैत ने आर्डर दिया तो वो हाथ में थामे पढ़ने लगी। इस वक्त वो पीच रंग के रेशमी कुर्ते में उसके सामने खड़ी थी। वो बाकियों की तरह सच संवर कर ऑफिस नहीं आया करती थी। उसकी सादगी साफ दिखती थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, सिर्फ काजल उसकी पहचान थी। वो नज़र उठाकर देखता, जहाँ बाहर बैठी लड़कियां टाइट शॉर्ट्स और वन पीस पहनकर अद्वैत के सामने आती थीं। वो समझ जाता था कि वो उसे इम्प्रेस करने के लिए आती थी, मगर अद्विका में कुछ और ही बात थी। वो तो उसे नज़र भर तो दूर, देखती तक नहीं थी। देखती तब भी नफरत की निगाह से। पता नहीं क्यों, पर यह बात अब अद्वैत को दिन पर दिन खलती जा रही थी। मुझे एक बार देखकर हर कोई दोबारा देखने की तमन्ना रखता हो, उसने कभी मुझे क्यों नहीं देखा? आखिर कितना और किस बात का गुरूर है इस मिडिल क्लास लड़की में? अद्वैत खुद से ही सवाल करने लगा। सर? अद्विका उसके चेहरे के सामने हाथ लहराकर बोली, क्योंकि वो काफ़ी वक्त से उसे आवाज़ दे रही थी। पर अद्वैत का ध्यान जाने कहाँ था। वो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा हो। सर? अब की बार वो जरा तेज बोली तो अद्वैत का ध्यान टूटा। उसने पलटकर 3-4 बार आंखें झपकाईं और खुद को 10 बार धिक्कारा। वो ऐसी हरकत कैसे कर गया वो आज? वो पलटकर जाने को हुआ तो अद्विका बोली, ये है क्या? बताकर तो जाइए। अपना इनाम, ये मेरी जान बचाने की कीमत समझ लो। वो रुककर बोला, मतलब?
बारिश वाली सुबह मेरे घर डॉक्टर लाई थी ना तुम। अद्वैत, अस्थाना की जान बचाई है तुमने, कोई छोटी बात थोड़ी है, उसी की कीमत समझ लो। वो गुरूर से भरकर बोला। मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए, ना ही मैंने इस मकसद से वो किया था। अद्वैत किसी का एहसान नहीं रखता। फिर तुमने तो मेरी जान। मुझे ये नहीं चाहिए। देविका उससे कुछ और सुनना चाहती थी। ओके देन, तुम्हारा प्रोजेक्ट वाला आइडिया मैंने ओके किया है, उसका इनाम मान लो। वो फिर भी खुलकर नहीं बोला था। एक्सक्यूज मी, दोबारा कहिए। वो कान खड़े करते हुए बोली। मुझे दोहराने की आदत नहीं है। मुझे भी एक बार में सुनने की आदत नहीं है। गुड, फिर तो तुम अपना इलाज मुंबई के किसी बेस्ट ईयर एक्सपर्ट से करवाओ। वो उसी के लहजे में मजाक उड़ाते हुए बोला तो अधिका की त्योरियां चढ़ गईं। वो हर बार उसे हद से ज़्यादा परेशान करता था। साफ साफ क्यों नहीं कह सकता था कि उसका आइडिया बेस्ट था, उसे आगे ले जाने के लिए, और ऐसा आइडिया देने के लिए वो उसे टीम हेड बनाने जा रहा था। पर नहीं, ऐसा कहने से तो उसकी सो कॉल्ड ईगो कम हो जाती ना, या वो कम जहर उगलने लगता। उसके गुणों में कुछ ना कुछ तो कमी आती ही, इसलिए वो बातों को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाए जा रहा था। पर वो भी अद्विका थी, ऐसे कैसे मान जाती। तो आप मुझे टीम हेड बना रहे हैं बिकॉज ऑफ माई ब्रिलियंट वर्क। अब वो खामोश था। आप ये मुझे मीटिंग रूम में सबके सामने देंगे? विद रिस्पेक्ट, अद्विका पेपर उसके सामने लहराती हुई बोली और बिना उसका जवाब सुने चली गई। वो भी अद्वैत था, वो ऐसा कब मानने वाला था। वो जैसे ही पेपर मोड़कर बाहर जाने को हुआ, अद्विका तालियां बजाती हुई सबको इकट्ठा कर चुकी थी। अटेंशन एवरीबडी, उसके कहने के साथ सभी हॉल में आने लगे। अद्वैत उसे कुछ कहता उससे पहले ही वो बोल पड़ी। सर कुछ अनाउंस करना चाहते हैं। उसने रुक किया तो वो उसके पीछे ही खड़ा था। वो उसे नज़रों से घूर रही थी, जैसे कह रही हो यह कैसा रहा। नथिंग इम्पॉर्टेंट, कहकर वो पल्ला झाड़ते हुए आगे बढ़ने को हुआ तो अद्विका ने इस बार उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर सब हैरानी से उसे देखते रहे। फीमेल कलीग्स तो जल भुनकर खाक हो गईं और अद्वैत तो खा जाने वाली नजरों से उसे देखने लगा। पर अद्विका ने सबको दरकिनार करते हुए उसके हाथ से पेपर लिया और बोली, इसमें है वो अनाउंसमेंट, सर प्लीज रीड इट। वो उसी के शब्दों में बोली तो वो उसे तमतमाए चेहरे से देखने लगा। पीछे खड़ा रितेश ये सब बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था, जैसे उसका मनपसंद कार्यक्रम हो। ओके, कुछ खास नहीं, बस आश्रम वाले आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए। वो रुक गया। कंप्लीट कीजिए। मिस खन्ना को इस प्रोजेक्ट का टीम हेड बनाया जाता है। अद्वैत जैसे एक एक शब्द अद्विका की रखी गई बंदूक की नोक पर कह रहा था। सभी आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। ये सबसे बड़ी बात थी, और उससे भी बड़ी बात यह सबके सामने कहने वाली थी, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। सब तालियां बजाने लगे और अद्वैत मुंह फुलाए उसे घूरने लगा, जैसे दुनिया जहान का गुस्सा उसकी आंखों में सिमट आया था। थैंक यू सो मच सर। अद्विका ने जानबूझकर अद्वैत के सामने हाथ बढ़ाया तो उसने भी बेमन से हाथ मिला लिया। सर, इंसल्ट जब सबके सामने की जाती है तो तारीफ भी सबकी मौजूदगी में ही की जानी चाहिए ना। वो मुस्कुराती हुई धीमी आवाज में एक एक शब्द चबाकर बोली तो अद्वैत जलभुन उठा। उसने तुरंत हाथ झटक लिया और दनदनाता हुआ अंदर चला गया। वहीं दूर खड़ा रितेश शरारती मुस्कुराहट लिए बड़बड़ाने लगा। आई नो, कुछ तो बात है इसमें। यह साधारण बिल्कुल भी नहीं है सर। अब आपको भी ये मानना पड़ेगा। दैट्स ए स्पिरिट। कीप इट अप अद्विका। अद्विका विजय मुस्कान लिए अपने कैबिन में बढ़ गई। आज उसने सारा हिसाब एक बार में ही बराबर कर लिया था। रितेश भी खुश था कि उसके अड़ियल बॉस को उसके टक्कर की बंदी मिली थी, और दूर खड़ा समीर जाने कौन सी जलन से भर उठा था। दूसरी तरफ अद्वैत ने केबिन में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। झुकना उसकी फितरत नहीं थी, पर अद्विका उससे 4 कदम आगे रहती थी, जो उसे बिल्कुल नागवार गुजरता था। यह तो उसने उसका एहसान चुकाने के बदले ये किया था, क्योंकि उसे मंजूर नहीं था कि वो अपनी सांस किसी के एहसान की ले। पर अब यह ज़्यादा होने लगा था। अब वो हर रोज़ उसकी सहन से बाहर होने लगी थी। इसी तरह अद्विका अपनी जगह बना चुकी थी। अद्वैत को ना चाहकर भी मानना पड़ा कि उसमें कोई तो बात है, वरना वो उसके ऑफिस में 15 दिन से ज़्यादा ना टिकती। वो नज़रअंदाज करते हुए भी उस पर नज़र रखे हुए था।
कांच के बने पारदर्शी केबिन में से बोसे साफ नजर आती थी। उस प्रोजेक्ट के बाद से ही ऑफिस में वो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी। दूसरा, उसका दोस्ताना अंदाज उसे सबका दोस्त बना चुका था। मेल कलीग्स भी उससे आकर्षित होने लगे थे। वो ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट कॉम्बो थी। आज वो आधे घंटे लेट आई थी, तभी अद्वैत ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। फिर उसे देखा। कम इन माई केबिन। वो इतने वक्त से उसे कुछ भी संबोधित करते हुए नहीं बुलाता था। वह भी इस बात की आदी हो गई थी। लेट हो तुम? सॉरी सर, वो आज बहाने मुझे पसंद नहीं है। ये फाइल उठाओ और काम पर लग जाओ। जी सर। आपको एक मीटिंग अटेंड करनी है। रितेश सर आए नहीं है तो मुझे लगा। मुझे याद है। मुझे याद है। फिर मुझे क्यों रखा है? वो होठों में ही बोली, पर कुछ कुछ अद्वैत को समझ आ गया था। वो बोला, साफ बोला करो। अद्वैत अपनी मीटिंग अटेंड करने वरुण के साथ निकल चुका था और अद्विका अपने काम में लग चुकी थी। उसे प्रेजेंटेशन तैयार करने में शाम हो चुकी थी। सब अपना काम खत्म करके जा रहे थे। वो भी जल्दीबाजी में उठने लगी कि इतने में उसकी बनाई फाइल उसे स्क्रीन पर शो नहीं हो रही थी। उसे तो मानो काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई थी। नो नो नो, सिट। ये क्या हुआ? वो परेशान सी होकर लैपटॉप बाहर ले आई। लगभग सारा स्टाफ जा चुका था। बस नवीन और समीर ही दिखे थे उसे। नवीन, प्लीज ये देखो ना। सॉरी अद्विका, बट मुझे अभी निकलना होगा। अर्जेंट ना होता तो मैं हेल्प कर देता, पर समीर है ना, इससे पूछ लो। सॉरी एंड बाय। वो कहते हुए चला गया था। अब वो पूरे ऑफिस में दो ही रह गए थे। अद्विका को उस दिन के बाद से समीर में कुछ गलत नजर आने लगा था। जब वो लिफ्ट में उसे अलग नज़र से देख रहा था, उसके बाद से वो रितेश की मदद ले लिया करती या फिर किसी और की। वो समीर से तय दूरी बनाए रखने की कोशिश करने लगी थी, पर आज उसके पास कोई चारा नहीं था और ऊपर से लेट भी हो चुकी थी। ऐसे में उसे उसकी मदद लेनी ही पड़ी। अरे तुम गई नहीं? वो उसकी डेस्क के पास जाकर खड़ी हुई तो समीर के चेहरे पर अजीब मुस्कान आ गई। वो एक हेल्प चाहिए थी। वो संकोच करती हुई बोली, हाँ बोलो ना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। वो जैसे तैयारी बैठा था। वो मेरा प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रहा है। बहुत मेहनत से बनाया था। अब नहीं मिला तो सर गुस्सा करेंगे। ओह लेट मी सी, कहकर उसने अपना हाथ लैपटॉप लेने के लिए बढ़ाया, पर अद्विका ने दिया नहीं। उल्टा वो खुद ये सीखना चाहती थी। वो उसके पास के चेयर पर वो बैठ गई और उसके सामने लैपटॉप खोल दिया। मुझे भी सिखाओ। श्योर। समीर यहाँ ऑफिस में काफ़ी वक्त से काम कर रहा था। वह लगभग रितेश का काम जानता था। उसे मिनट भर भी नहीं लगी अद्विका की मुश्किल सॉल्व करने में। कैसे हुआ? देखो। समीर अपना हाथ जानबूझकर अद्विका की उंगलियों से टच कर रहा था। ये यहाँ क्लिक हुआ, देन जंक फाइल्स एंड हियर। समीर के बताने के साथ ही अद्विका को अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया कि इतना तो वो भी कर सकती थी, पर वो अद्वैत के खौफ से सब भूल गई थी। थैंक यू, उसने कहा और उठने लगी, पर उस वक्त समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको तो, बैठते हैं ना 5 मिनट। इस वक्त बहुत लेट हो चुका है। सब जा चुके हैं। हाँ, और अब यहाँ हम दो के अलावा कोई नहीं है। समीर ने उसके नज़दीक जाकर कहा तो अद्विका बर्फ हो गई। समीर के इरादे आज ठीक नहीं लग रहे थे, पर वो अभी अकेली थी। ज़्यादा बोलेगी तो जाने क्या होगा। वो अभी स्वीट होकर बात करने की कोशिश कर रही थी। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ऐसे नहीं थे। वो हाथ छुड़ाकर जाने लगी, पर समीर की पकड़ मजबूत हो चुकी थी। हाँ, नहीं था। अब बन चुका हूँ और तुमने ही बनाया है। वो बेशर्मी से बोला। उसकी इस हरकत पर अतिका के आधे शब्द मुंह में ही रह गए। चुप। वो उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, कितनी हॉट हो तुम। हर दिन इतनी ब्यूटीफुल कैसे लग सकती हो? और मुझसे काफ़ी दिन से अच्छे से बात क्यों नहीं कर रही? हाँ, दूर हटो। अदिका, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, पर मैंने सोचा नहीं था कि आज ही वो दिन होगा। कहते हुए समीर ने उसे अपने और करीब सटा लिया था। ये क्या कर रहे हो तुम? वो कसमसाई। यार, आई लाइक यू। यार, कॉलेज टाइम से ही, बट तुम्हें कभी बोल ही नहीं पाया, इसलिए तुम्हें ऑफिस तक लाना चाहा। और देखो, ले आया भी। उसके लिए मैं थैंक यू बोल चुकी हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अद्विका ने
उसकी गिरफ्त से छूटते हुए कहा तो समीर ने दोबारा उसे पकड़ लिया और इस बार उसे दीवार से लगाकर बोला, थैंक यू कहने के और भी तरीके हैं डियर। जैसे वो उसके होंठ की तरफ देखकर उन पे झुकने की कोशिश करने लगा। इस बार अद्विका ने अपने शरीर की ताकत लगाकर उसे धकेला और उसके गाल पर जोर से थप्पड़ रसीद दिया। समीर, उसने पहली बार उसका नाम लिया था, नहीं तो वो उसे सैंडी ही बुलाया करती थी। समीर अपने गालों पर हाथ रखे हुए गुस्से से उसे घूरने लगा था। फिर अद्विका की बाजू पकड़कर अपने करीब ले आया। तुम बिना मुझे समीर कहलवाने की बात सच भी की तो देखो कैसे। समीर, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, वो जोर से चिल्लाई। कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं सुन रहा, हम दो के अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। तो एक किस तो बनता है यार। वो जबरन उसके होंठों पर झुका था। अद्विका की चीख निकल गई थी। समीर ने उसे इस तरह पकड़ा था कि उसके टॉप की बाजू हल्की सी फटने लगी थी। वो बिल्कुल अकेली थी। जाने समीर क्या कर गुजरेगा आज, यह सोच कर ही उसकी रूह कांप उठी। पर वो हार नहीं मान सकती थी। उसने उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से मारा, तब वो उससे दूर छिटका था और उसके साथ ही वो पीछे की डेस्क से टकरा गया। अचानक ऐसा दर्द महसूस होते ही वो अपना आपा खो बैठा था। अब उसे भूत सवार हो गया था। यू, उसने अद्विका को एक थप्पड़ जड़ दिया जिससे वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। गिरते वक्त उसका सिर पीछे की डेस्क से जा लगा था। समीर उसकी तरफ जाता उससे पहले ही उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे गई। वो ऊपर के दरवाजे से होता हुआ लिफ्ट लेकर फौरन वहां से फरार हो गया। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत फोन पर किसी से बात करते हुए आ रहा था। उसका पर्सनल लैपटॉप उसके केबिन में ही छूट गया था, जिसे लेने वो वापस आया, मगर दाखिल होते ही आसपास का सामान बिखरा देखकर वो चौकन्ना हुआ। कौन है, कौन है यहाँ? वो तेज कदमों से चलने लगा। अपना और रितेश का केबिन चेक करके आ चुका था। उसे जाने क्या सूझा, वो अद्विका के केबिन में जाने लगा। वो लड़की ही आफत है, कहीं वही तो नहीं। मगर वहां कोई नहीं था। वो जाने के लिए मुड़ता, उससे पहले ही उसकी नज़र अद्विका के बैग पर पड़ी, जो डेस्क पर ही रखा हुआ था। अद्वैत समझ गया था कि वो यहीं है, मगर कहाँ। वो पर्स लिए बाहर आ चुका था। मिस खन्ना, लड़की, यहीं हो तुम? वो स्टाफ कैबिन की तरफ मुड़कर बोला, पर किसी की आवाज़ न आने पर उसे हैरत हुई। फिर मुंह बिचकाते हुए बोला, केयरलेस, भूल गई होगी। उसने पर्स फेंका और जाना चाहा, पर तभी अंदर की डेस्क के बीच से निकलने पर वो फर्श पर लेटी हुई दिखी। डैम, वो भागकर उसके पास पहुंचा। हे वेकअप, उसने उसे बिना छुए ही कहा, पर वो नहीं जगी। अद्वैत बिना इंतजार किए खड़ा होकर अपने केबिन से पानी का गिलास लाया और उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। इस बार उसने उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसके बाल बिखरे हुए थे और टॉप की आस्तीन फटी हुई थी। होठों पर ध्यान गया तो एक अलग ही बेचैनी होने लगी। उसकी हल्की पड़ चुकी लिपस्टिक कुछ फैल चुकी थी। ओह गॉड, उसने उसके चेहरे पर छींटे मारे। उठो, उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कहीं उसके साथ किसी ने गलत तो नहीं किया ना। वो उसकी फटी बाजू को हाथ से ढकने लगा। उठो अद्विका, आज पहली बार उसने उसका नाम लिया था। उसने पूरी गिलासी उस पर उड़ेल दी थी। तब जाकर वो होश में आई और अचानक ही अद्वैत के गले जा लगी। अद्वैत इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। नतीजन वो लड़खड़ा गया। अद्विका की पकड़ मजबूत थी। वो उसका कोट कस के पकड़कर रोने लगी। उसे इस हालत में देखकर अद्वैत को अनजाना डर सताने लगा। फिर ऊपर से अद्विका का यूं गले लगना, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर भी उसने अद्विका के सिर पर हाथ रख दिया और उसके चुप होने का इंतजार करने लगा। अद्विका को जब तक कुछ समझ आया, वो अद्वैत को धकेल कर अपना मुंह घुटनों में छिपाए रोने लगी। इस बार अद्वैत को गुस्सा आ गया। वो इन 5-7 मिनट में अजीब अजीब सी हरकतें की जा चुकी थी। व्हाट द हेल आर यू डूइंग? वो गुर्राया तो अद्विका और डर गई, मगर अद्विका को रोता देख अपना गुस्सा छोड़ उसे नरमी से पूछने लगा, क्या हुआ था? अद्विका ने अब उसे देखा था। उसे पहले तो लगा कि कहीं समीर तो नहीं, तभी उसे बिना देखे इस तरह धकेला था। सामने अद्वैत को पाकर वो उठने लगी, पर अद्वैत उससे जानना चाहता था। रुको, अद्विका फिर उसके गले लगने को हुई, मगर अद्वैत ने उसकी बाजुएं पकड़कर कहा, क्या हुआ था यहाँ? टेल मी। उसकी पकड़ में उसे समीर सा एहसास नहीं हुआ था, पर फिर भी वो डर गई थी। वहीं अद्वैत उसे देखने लगा। उसे याद था
कि वो सुबह पोनीटेल बनाकर आई थी, मगर अभी उसके बाल बिगड़ चुके थे। उसके गोरे गाल पर उंगलियों के निशान थे। किसने किया ये सब? इस बार वो नरमी से बोला। अद्विका की सिसकी निकल गई। स स सौरभ, वो नामे से हिलाने लगी। शुभम, संकेत, वो ना कहते जा रही थी और दत्त अपने ऑफिस में काम कर रहे सभी ऐसे शुरू होने वालों के नाम लेने लगा। पूरा नाम बोलो उसका। डैम इट, वो गरजा। समीर, वो सहम गई थी। व्हाट? अद्वैत को यकीन नहीं आया कि समीर ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि रितेश के जरिए उसे पता चला था कि वो और अद्विका काफ़ी अच्छे दोस्त थे। इनफैक्ट उसने हमेशा खुद उन दोनों को अच्छी तरह बातें करते ही पाया था। समीर, क्या किया उसने? आई मीन वो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो उसने मुझे मुझे जबरन किस। वो अपना चेहरा हाथों में छुपाए रोने लगी। सुनकर अद्वैत ने आंखें मींच ली। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा, जैसे उसे अभी समीर दिखे तो वो उसे यहीं जिंदा गाड़ देगा। समीर, समीर, वो ऑफिस में तेज आवाज में बोलने लगा। ऑफिस खाली था, जिस वजह से आवाज गूंज रही थी, मगर सामने कोई नहीं आया था। तुमने देखा उसे जाते हुए? वो उसके पास आया। मैं कुर्सी से टकरा गई थी और बेहोश हो गई थी। वो सिर पर हाथ रखकर बोली। अद्वैत ने देखा, उसके सिर से खून बह रहा था, तभी वो बेहोश थी। पागल हो तुम, पहले नहीं बता सकती थी? वो अपनी रुमाल निकालकर उसके सिर पर बांधने लगा। इस वक्त उसका चेहरा उसके काफी नजदीक था, इतना कि अद्विका को अपने चेहरे पर उसकी तेज चलती सांसें भी महसूस हो रही थीं। हॉस्पिटल चलते हैं, उसने कहा। नहीं, मुझे घर जाना है, अद्विका खुद को छिपाते हुए बोली। 1 मिनट। अद्वैत ने अपना कोट उतारकर उसे पहना दिया। इस पर दोनों की नज़र पहली बार टकराई थी। अद्वैत की आंखों में आज एक नया भाव देखने को मिल रहा था। भाई, अद्विका की सुर्ख आंखें उसे अपलक देखने लगीं। चल सकती हो ना? हाँ, उसने। और कुछ? आई मीन, वो चाह कर भी अपने सवाल को सही शब्द नहीं दे पाया। नहीं। बाहर निकलकर वो सिक्योरिटी गार्ड पर भड़क उठा। अपनी नौकरी पसंद नहीं है ना तुम्हें? साहब, क्या हुआ? वो पहले से ही उससे खौफ खाए हुए बैठा हुआ था। ऑफिस में सब निकल चुके, बोले थे ना तुम। ये कहाँ से आई? हाँ? और अंदर इतना सब हो रहा था, तुम्हें सुनाई भी नहीं दिया? वो चिल्लाया। साहब, ऑफिस बंद हो चुका था, सब जा चुके थे। यू अद्वैत अपने दूसरे वाक्य में उसे जॉब से निकाल ही देता कि अद्विका बोली। उनकी गलती नहीं है, मैं लेट तक रुकी थी। आपको प्रेजेंटेशन तैयार चाहिए था ना? अद्वैत का चेहरा नॉर्मल हो गया। वो कार की तरफ बढ़ गया और पीछे गार्ड अद्विका से हाथ जोड़े अद्वैत को कुछ न कहने की विनती करने लगा। वो आगे बढ़कर अद्विका के लिए कार का दरवाज़ा खोलकर उसे बैठने को कहने लगा। आप कैब बुक कर दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। हालत देखी है अपनी, खुद चली जाऊंगी। बैठो चुपचाप। उसके आदेश पर वो चुपचाप बैठ गई। रास्ते भर दोनों ने बात नहीं की। बस अद्वैत ने घर का रास्ता पूछने के लिए मुंह खोला था, जिस पे अद्विका ने हॉस्टल का पता बताया। न जाने क्यों, पर वो उसके वहां रहने के बारे में जानना चाहता था, पर अभी कुछ न बोला। अद्विका अद्वैत का कोट कस के पकड़कर बैठी रही। अचानक उसे समीर का किस करना याद आया, तो वह खुद का चेहरा देखने की कोशिश में मिरर ढूंढने लगी। उसी वक्त अद्वैत ने गाड़ी का मिरर उसके सामने घुमा दिया और सामने पड़ा टिश्यू बॉक्स उसके आगे कर दिया। अद्विका अद्वैत के सामने खुद को ऐसे पाकर शर्म से झुकी जा रही थी। उसके बिखरे बाल और फैली लिपस्टिक उसे यह बताने को काफ़ी थी कि वहाँ क्या हुआ था। सोच कर ही उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। जाने वो इस वक्त क्या क्या सोच रहा होगा। वो इस वक्त छुप जाना चाहती थी। अद्वैत से छुपकर खुद का चेहरा सही करने लगी। तभी अद्वैत ने नजर चुराकर उसे देखा। हालात जो भी थे, पर वो इस वक्त भी हद दर्जे की हसीन लग रही थी। यह सोचते हुए भी अद्वैत को खुद की सोच पर यकीन नहीं आ रहा था। उफ, उसके दिल में ये ख्याल आया ही कैसे? उसने सिर झटका और बाहर देखने लगा। तब तक उसका हॉस्टल आ चुका था। वो अंदर तक उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, नहीं तो उसके लिए मुश्किल हो जाती। वो बीच में ही बोली, यहीं रोक दीजिए। अद्वैत ने वहीं ब्रेक लगा दिया।
अद्विका उसका कोट देने वाली थी कि उस पल ही वो बोला, रख लो, ऐसे जाओगी तो। उसने आगे कुछ नहीं कहा, पर वो समझ गई। थैंक यू सो मच सर, वो हिम्मत जुटाकर बोली, तो वो उसे देखने लगा। ये कहते हुए उसने उसे देखा नहीं था। उसने तो कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी वो उससे नजरें क्यों चुरा रही थी? उसकी ये बात उसे खली जा रही थी। टेक केयर, उसने जवाब में इतना ही कहा था। वो उतरकर उसके लिए दरवाज़ा खोलने लगा, तभी उसका पाँव अटक गया और वो उसकी मजबूत बाहों में गिर गई। उनकी नज़र एक पल से ज़्यादा टकराई हुई नहीं रह सकती थी। अद्वैत की गंजी आंखें अद्विका की नम आंखों को देखे जा रही थीं। उसका हाथ अद्वैत के चौड़े कंधों पर था और अद्वैत ने उसे मजबूती से कमर पर हाथ रखे पकड़ा हुआ था। सॉरी सर, वो संभलने लगी और बिना पलटे तेज कदमों से हॉस्टल की तरफ मुड़ गई। उसने अद्वैत का कोट कसकर पकड़ रखा था। वहीं अद्वैत के मन में जाने क्या भाव होगा कि वो वहीं पर खड़ा उसे तब तक देखता रहा जब तक वो हॉस्टल के अंदर तक नहीं चली गई। फिर ठंडी सांस लेकर बेमन से गाड़ी में बैठ गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।